नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की संक्रामकता को लेकर भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण शोध की। बताएंगे क्या है समुद्री नमक से माइक्रोप्लास्टिक दूर करने के लिए विकसित IIT गुवाहाटी की नवीन तकनीक। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 के लिए 15 विजेताओं का चयन। अभिनव स्वदेशी तकनीक के सफल व्यवसायीकरण के लिए उद्योगों और नवाचारकों को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा दिए जाते हैं ये पुरस्कार। SARS-CoV-2 की संक्रामकता में एन प्रोटीन भी निभाता है अहम भूमिका। आईएसआर भोपाल के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के साथ एन प्रोटीन का अध्ययन करने की दी सलाह। समुद्री नमक से माइक्रोप्लास्टिक छानने के लिए नवीन तकनीक विकसित। IIT गुवाहाटी द्वारा विकसित इस विधि से खाद्य नमक से आसानी से निकाले जा सकेंगे हानिकारक प्लास्टिक कण। और AI फॉर इंडिया पहल ने स्थापित किया ऑनलाइन लर्निंग का विश्व कीर्तिमान। स्टार्टअप कंपनी गूवी और भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने आयोजित की सबसे बड़ी कोडिंग प्रशिक्षण क्लास। 11 मई 1998 को पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। इस उपलब्धि की यादगार के रूप में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों को रेखांकित करना। इस मौके पर DST के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार विजेताओं की भी घोषणा की जाती है। इस बार भी इस अवसर पर इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए अभिनव स्वदेशी तकनीकों का सफल व्यवसायीकरण करने वाले उद्यमियों और नवाचारकों के नामों का चयन किया गया। एक रिपोर्ट। देश में किफायती स्वदेशी तकनीक के लिए उद्यमिता की भावना में आ रही वृद्धि को रेखांकित करने के उद्देश्य से हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कारों के लिए बीते साल में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों का सफल व्यवसायीकरण करने वाले नवाचारकों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और उद्योगों के नामों की घोषणा भी की जाती है। इस बार पुरस्कार देने वाली संस्था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा साल 2021 के लिए 3 श्रेणियों में 15 विजेताओं का चयन किया गया है। इनमें प्रथम श्रेणी में स्वदेशी तकनीक के सफल व्यवसायीकरण के लिए मुंबई की बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड को सौर ग्लास उत्पादन तकनीक के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार के लिए चुना गया है। कंपनी ने विभिन्न प्रकार के उच्च शक्ति वाले ग्लास टू ग्लास बाइफेशियल मॉड्यूल में इस्तेमाल होने वाले सौर ग्लास उत्पादन की अत्याधुनिक तकनीक विकसित की है। सेलिन नाम के ये चमकरोधी सौर ग्लास हैं, जिनका लक्ष्य 5.0 गीगावाट तक उत्पादन क्षमता वाले सौर ग्लास तैयार करने का है। इस श्रेणी में दूसरी कंपनी है रैना इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। इस कंपनी ने टेक्सटाइल प्रबलित कंक्रीट TRC का स्वदेशी रूप विकसित किया है। इस उन्नत सामग्री से कंक्रीट की खपत को कम करने के साथ टेक्सटाइल अपशिष्ट की समस्या दूर करने में सहायता मिलेगी। इसका उपयोग नए और साथ ही रेट्रोफिटिंग के कार्यों के लिए किया जा सकता है। दोनों कंपनियों को पुरस्कार के तौर पर ट्रॉफी और 25 लाख राशि प्रदान की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कारों की दूसरी श्रेणी के लिए इस बार 3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को चुना गया है, जिसके तहत इन्हें 15-15 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इनमें से पहली कंपनी है गुरुग्राम की प्लस एडवांस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसे स्वदेशी तापमान नियंत्रित दवा की ढुलाई में उपयोग किए जाने वाले एक बॉक्स सेल्श्योर विकसित करने के लिए चुना गया है। दूसरी कंपनी है कोच्चि की इनटोट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी ने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की अवधारणा पर आधारित डिजिटल प्रसारण रेडियो रिसेप्शन के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाला और किफायती उपाय विकसित किया है। तीसरी कंपनी है चेन्नई की ओलिन लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड।
इस कंपनी ने अदरक से निकाला गया एक चूर्ण जिनफोर्ट टीएम विकसित किया, जो कि जिंजरॉइड्स की अधिक मात्रा के लिए मानकीकृत है। राष्ट्रीय पुरस्कारों के तहत तीसरी श्रेणी में नवीन स्वदेशी तकनीक विकसित करने के लिए 10 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को चुना गया है, जिनमें खड़गपुर स्थित प्रोफिशिएंट विजन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, केरल की आईरोव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई की फेबहेड्स ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल की कंपनी प्लाबेल टेक प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु स्थित ब्रीद अप्लाइड साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की कंपनी सायरन एआई सॉल्यूशंस, बेंगलुरु की थेरानोटिकल प्राइवेट लिमिटेड, पुणे की कंपनी सिंथेरा बायोमेडिकल प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर स्थित कंपनी मल्टी नैनोसेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और पुणे की कंपनी नोकार्क रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल हैं। इन सबको पुरस्कार के तौर पर ट्रॉफी के साथ 15-15 लाख नगद पुरस्कार दिया जाएगा। एक ताजा अध्ययन के मुताबिक कोरोना वायरस की संक्रामकता को बढ़ाने में वायरस का एन प्रोटीन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि कोविड-19 वायरल संक्रमण को पूरी तरह समझने के लिए स्पाइक प्रोटीन के अलावा एन प्रोटीन जैसे अन्य वायरल प्रोटीन का अध्ययन भी जरूरी है। भारतीय शोधकर्ताओं का यह शोध कोरोना संक्रमण के खिलाफ ज्यादा बेहतर चिकित्सीय दवाएं और एंटीबॉडीज विकसित करने की दिशा में मदद कर सकता है। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के उतार चढ़ाव के बीच वैज्ञानिक लगातार इस वायरस के बदलते रूपों और उनकी संक्रामकता पर अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आईसर भोपाल के शोधकर्ताओं ने इस दिशा में एक नया निष्कर्ष निकाला है। संस्थान के जैविक विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा किए गए इस अध्ययन में देखा गया कि कोरोना वायरस की संक्रामकता में न्यूक्लियोकैप्सिड यानी एन प्रोटीन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन जैसे अन्य वायरल प्रोटीन की मौजूदगी में वास्तविक संक्रामक स्तर काफी भिन्न हो सकता है। इसलिए चिकित्सीय दवाओं, एंटीबॉडीज और एंट्री इनहिबिटर्स विकसित करने के लिए सिर्फ वायरस के स्पाइक प्रोटीन का अध्ययन काफी नहीं है। हमने एक स्क्रीन सेट किया जिस पर SARS-CoV-2 के 24 अलग अलग जीन्स का उपयोग कर हमने स्यूडो वायरस या वायरस जैसे कणों का उत्पादन किया जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं, और फिर हमने व्यक्तिगत रूप से इन 24 कारकों में से प्रत्येक को जोड़ा और देखा कि कौन सा जीन अधिक संक्रामकता प्राप्त करने में हमारी मदद कर सकता है। इनमें N बहुत मजबूत उम्मीदवार पाया गया। SARS-CoV-2 एक RNA जीनोम वायरस है जो गोलाकार संरचना से घिरा होता है। इस संरचना में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन शामिल हैं, जिनमें से एक है स्पाइक प्रोटीन, जो वायरस को विशेष कांटेदार या मुकुट जैसा रूप प्रदान करता है। चूंकि वायरस अत्यधिक संक्रामक है, इसलिए आमतौर पर अध्ययन के लिए जीवित वायरस का उपयोग न करते हुए इसके स्पाइक से बने एक समान प्रोटीन कैप्सूल का उपयोग किया जाता है, जो एक अन्य वायरल कोर से भरा होता है। इस प्रक्रिया को सीडोटाइपिंग कहते हैं। आईसर भोपाल के शोधकर्ताओं ने यह देखा कि क्या कोरोना वायरस के अन्य प्रोटीन भी सीडोटाइप्ड वायरल संक्रामकता को प्रभावित करते हैं। टीम ने कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन के साथ लेंटीवायरस नामक एक वायरस वेक्टर को जोड़कर स्पाइक लेंटीवायरस का निर्माण किया और SARS-CoV-2 के विभिन्न प्रोटीन्स की संक्रामकता का अध्ययन किया। इस दौरान न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन से निर्मित सीडो वायरस को तुलनात्मक रूप से ज्यादा संक्रामक पाया गया। इस शोध का तत्काल प्रभाव ये होगा कि लोग अपने अध्ययन में एन प्रोटीन को शामिल कर यौगिकों या एंटीबॉडीज का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन की मौजूदगी में संक्रमण का स्तर बहुत ज़्यादा होता है। इस शोध का दीर्घकालिक लाभ ये होगा कि आपको बस स्पाइक को बदलना होगा
और मूल वायरस के साथ आप आने वाले नए वेरिएंट्स की तुलना कर सकते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि एन प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन की वायरल कणों में शामिल होने की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं, जिससे संक्रामकता बढ़ती है। इस खोज ने इस क्षेत्र में अनुसंधान का एक नया आयाम खोल दिया है। इससे कोविड-19 वायरस के प्रसार और विभिन्न लोगों पर इसके प्रभावों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। भारतीय शोधकर्ताओं के इस अध्ययन का निष्कर्ष फ्रंटियर्स इन सेल्यूलर एंड इन्फेक्शन माइक्रोबायोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस लौटते हैं। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र यानी प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन की बात कही गई है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर आहूत करेंगे जैसा उचित समझेंगे, लेकिन किन्हीं दो सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों या एक सदन का सत्रावसान कर सकते हैं और लोकसभा को भी भंग कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जनहितकारी उपयोग की दिशा में अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने समुद्री नमक से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए माइक्रोफिल्ट्रेशन प्रक्रिया विकसित की है। इस विधि में नमक निकालने से पहले ही समुद्री जल को हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन द्वारा छाना जाएगा। IIT गुवाहाटी के शोध से अब नमक उत्पादों में मौजूद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्वों को दूर करने में मदद मिलेगी। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। प्लास्टिक प्रदूषण से महासागर भी अछूते नहीं हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय शोध में महासागरों के जल और समुद्री जानवरों में प्लास्टिक के सूक्ष्म कण पाए गए हैं। यही कण समुद्री नमक को भी प्रदूषित कर रहे हैं। अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले नमक के 90% नमूनों में सूक्ष्म प्लास्टिक पाया जाता है। IIT मुंबई द्वारा किए जा चुके एक शोध में भारतीय समुद्री नमक के भी कई ब्रांडों में पॉलिस्टर, पॉलीथिलीन, टेरेफ्थेलेट, पॉलियामाइड, पॉलीथिलीन और पॉलिस्टाइरीन के सूक्ष्म कण पाए गए हैं। ये कण मानव शरीर में जाकर हार्मोन को प्रभावित कर तंत्रिका तंत्र की बीमारियों के अलावा बांझपन और कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने खोखले फाइबर मेम्ब्रेन का प्रयोग कर एक माइक्रोफिल्ट्रेशन प्रणाली विकसित की है। संस्थान के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर कौस्तुभ मोहंती, डॉक्टर सेंथिल मुरुगन सुबैया और शोधार्थी नवीन कुमार अशोक द्वारा तैयार ये प्रणाली नमक निकालने से पहले ही समुद्री जल से सूक्ष्म प्लास्टिक कणों को दूर कर सकती है। Our present study focuses on the identification of microplastics. हमारा अध्ययन भारतीय समुद्री नमक के 10 ब्रांड और सेंधा नमक के 2 ब्रांड्स में सूक्ष्म प्लास्टिक की पहचान पर केंद्रित है। हमें रिफाइंड समुद्री नमक में प्रति किलोग्राम 400 से 900 और गैर रिफाइंड नमक में प्रति किलोग्राम 1900 से 2300 सूक्ष्म प्लास्टिक के कण मिले। 2300 भारत समुद्री नमक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और नमक में ये प्लास्टिक कण समुद्री पानी में प्लास्टिक प्रदूषण के चलते आते हैं। in the salt is mainly due to the plastic particle contamination in the marine water. हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन का पहले से कई तरह के जल शोधन में इस्तेमाल किया जाता रहा है। शोधकर्ताओं ने इसी हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन के सैकड़ों ट्यूब जोड़कर माइक्रोफिल्ट्रेशन प्रणाली विकसित की है, जिससे 99.3% तक सूक्ष्म प्लास्टिक को अलग किया जा सकता है। We have prepared this synthetic feed solution by dissolving the
हमने सूक्ष्म प्लास्टिक से संदूषित नमक को घोलकर सिंथेटिक द्रव्य तैयार किया। यहाँ लगे बूस्टर पंप द्वारा इसे मेम्ब्रेन तक पहुँचाया जाता है, जो कि पॉलीमर से बनी खोखली फाइबर मेम्ब्रेन है। और यहाँ हमें शोधित घोल प्राप्त होता है, जो कि माइक्रोप्लास्टिक मुक्त घोल है। 60 लीटर शोधित घोल निकालने के बाद हर बार हम मेम्ब्रेन को साफ करने के लिए 2 मिनट तक इसे उल्टा चलाते हैं। इससे शोधन भी बढ़ जाता है। Unwanted material deposited over the membrane and also it will increases the permeate flow. Here you can see ये मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं। ये फीड टैंक घोल फिल्टर है और ये शोधित घोल है। And this is the permeate solution. IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने पहली बार समुद्री जल शोधन के लिए हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन का प्रयोग किया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन फिल्टर द्वारा घर में भी उपयोग से पहले नमक से हानिकारक तत्व दूर किए जा सकते हैं। These fibers can be removed. इन कणों को हम इस्तेमाल के समय रसोई में भी अलग कर सकते हैं। इसके लिए हम नमक को कम पानी में घोल सकते हैं, जो खारा पानी बन जाएगा, और 0.01 mg छिद्र वाली सिरेमिक मेम्ब्रेन के माध्यम से इसे छानकर सूक्ष्म प्लास्टिक को हटा सकते हैं और वो गाढ़ा नमक का घोल खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। The concentrated salt water can be used for cooking purpose. हाल ही में शोध पत्रिका इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में प्रकाशित ये अध्ययन समुद्री जल के पूर्व उपचार की आसान तकनीक उपलब्ध करा सकता है। ये प्रणाली बिना बिजली के कम पानी के दबाव में भी काम करने में सक्षम है, जिससे लागत प्रभावी जल शोधन कर स्वास्थ्य अनुकूल नमक का उत्पादन किया जा सकता है। IIT मद्रास की स्टार्टअप कंपनी गुवी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने कोरोना काल में लॉकडाउन परिस्थितियों का सदुपयोग करते हुए एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए दोनों संस्थाओं ने हेल्थ केयर स्टार्टअप buddy.ai के सहयोग से AI फॉर इंडिया पहल का आयोजन किया। 24 घंटे की इस ऑनलाइन कोडिंग लर्निंग क्लास में 1.12 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर एक नया गिनीज रिकॉर्ड कायम किया है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर क्षेत्र, हर तकनीकी उत्पाद की जरूरत बनती जा रही है। इसी बढ़ती उपयोगिता के चलते भारत में भी इस दिशा में प्रशिक्षित मानव संसाधन और नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक में कौशल विकास के लिए IIT मद्रास की स्टार्टअप गुवी ने IIT मद्रास रिसर्च पार्क, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और BUDDI.ai के साथ मिलकर 24-25 अप्रैल को AI फॉर इंडिया पहल का आयोजन किया। 24 घंटे चली इस ऑनलाइन कोडिंग लर्निंग क्लास में देश भर से 1.12 लाख स्कूली छात्रों, IT पेशेवरों और रुचि रखने वालों ने हिस्सा लिया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये संख्या इस तरह के पिछले रिकॉर्ड के मुकाबले 50 गुना ज्यादा थी। World record has come, fine, but more importantly, ये एक अच्छी बात है कि इस महामारी के दौरान हम युवा विद्यार्थियों को एक साथ जोड़ सके। कोविड की दूसरी लहर में जब लोगों में डर का माहौल है, मुझे लगता है कि सभी अपने आप को इससे उबारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वक्त में अगर विद्यार्थियों को AI के बारे में जानकारी दी जा रही है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। and the facial recognition of creating tools and software, nothing can be better than this. प्रोग्राम कोडिंग लर्निंग क्लास के अलावा इस दौरान फेस रिकॉग्निशन एप्लीकेशन बनाने के प्रशिक्षण का भी एक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें 1.43 लाख प्रतिभागी ऑनलाइन शामिल हुए। इस पूरे आयोजन पर नजर रखने के लिए भारत में गिनीज बुक के प्रतिनिधि भी शामिल रहे और तमाम आयोजकों की उपस्थिति में 30 अप्रैल को ऑनलाइन कार्यक्रम द्वारा ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए। सभी ने इस पहल की सराहना की। buddy.ai
ये सिर्फ 8 साल पुरानी कंपनी है। हमें गर्व है कि हमारे 98% कर्मचारी भारत में हैं। शायद ये भारत से चलाया जा रहा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में दुनिया के श्रेष्ठ AI मंचों में से एक है, जहां गुवी कौशल विकास के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहा है। बहुत से भारतीय इंजीनियर्स AI के क्षेत्र में अपना स्थान बना रहे हैं। ये एक बेहतरीन गठबंधन है क्योंकि आने वाला वक्त AI का है। We saw this is a perfect alignment because we truly believe that AI is the future. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा के क्षेत्र में सस्ते और बेहतर संसाधन विकसित करने के लिए स्टार्टअप कंपनी गुवी ने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग लर्निंग कार्यक्रम की शुरुआत की थी। खास बात यह कि यहाँ पर विशेषज्ञों के व्याख्यान, प्रशिक्षण कार्यक्रम हिंदी, अंग्रेजी सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये ऑनलाइन AI पाठशाला कोरोना काल में भी काफी उपयोगी साबित हो रही है और गिनीज रिकॉर्ड जैसी उपलब्धियां गुवी की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्हें सिर्फ शिक्षा से पहचान मिली है। उदाहरण के तौर पर ये तस्वीर हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के दौरान ली थी। आप सोच नहीं सकते कि ये किस तरह से अपने सीमित संसाधनों के साथ AI के बारे में सीखकर खुद को सशक्त बना रहे हैं। और यही वो उपलब्धि है जिसके लिए पिछले 7 सालों से हम मेहनत कर रहे थे। ये संभव हो पाया क्योंकि AICTE और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के जरिए हम इतने बड़े समूह से जुड़ सके। गुवी इस क्षेत्र में पाइथन, फेस रिकॉग्निशन, जावा जैसे तमाम पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध करा रही है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र और पेशेवर भी फायदा उठा सकते हैं। इस स्टार्टअप ने स्कूल कॉलेजों के साथ मजबूत नेटवर्क बनाकर सबके लिए सस्ती शिक्षा की एक नई राह खोल दी है, जिससे देश में मौजूद युवा प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा और नवीन विचार आत्मनिर्भर भारत निर्माण में योगदान कर सकेंगे। ज्ञान विज्ञान में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस लौटते हैं। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि की बात की गई है। इसके तहत राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती, लेकिन इसके लगभग 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष के समाप्ति पर संसद द्वारा तय प्रावधानों के मुताबिक रिटायर होंगे। लोकसभा अगर पहले भंग ना हो तो अपनी पहली बैठक की तिथि से 5 बरस तक जारी रहेगी, बशर्ते अगर आपातकाल की उद्घोषणा हुई है तो संसद द्वारा एक बार में इसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है और आपातकाल की समाप्ति की उद्घोषणा के बाद इसे 6 महीने की अवधि के बाद विस्तार नहीं दिया जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और अब नजर डालते हैं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। हाल ही में भारत ने तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। भारत की ओर से केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस दौरान आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान कार्य और सहयोग के लिए दीर्घकालिक योजनाओं को साझा किया। तीसरी बैठक का आयोजन आइलैंड और जापान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र के बारे में सामूहिक समझ को बढ़ाने, इसकी निरंतर निगरानी और विभिन्न हितधारकों को इस दिशा में अवसर प्रदान करना है। आर्कटिक क्षेत्र में भारत की उपस्थिति वर्ष 1920 में पेरिस की स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर के साथ शुरू हुई थी। भारत ने 2008 में आर्कटिक क्षेत्र में एक स्थायी अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री का निर्माण किया।
और 2013 से भारत आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक देश के तौर पर काम कर रहा है। इस दौरान भारत ने इन सीटू और रिमोट सेंसिंग दोनों प्रकार की अवलोकन प्रणालियों में योगदान दिया है। भारत द्वारा 2014 में एक बहुसंवेदक यथास्थान वेधशाला इंड आर्क की भी स्थापना की गई। इन सभी कार्यों का समन्वय और संचालन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाता है। कोरोना महामारी को देखते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भी 3 किफायती वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन संवर्धक विकसित किए हैं। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा प्राण, वायु, स्वच्छता और श्वास नाम से विकसित ये उपकरण पूरी तरह इस्तेमाल में आसान और स्वचालित हैं। ये सभी अलग अलग तरह से काम करते हैं। प्राण एम्बू बैग के स्वचालित दबाव द्वारा रोगी को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। वहीं स्वच्छता को बिना बिजली के कार्य करने योग्य बनाया गया है और वायु मौजूदा अत्याधुनिक वेंटिलेटर जैसा बहुत कम कीमत का वेंटिलेटर है। इसके अलावा इसरो द्वारा श्वास नाम से एक पोर्टेबल ऑक्सीजन संवर्धक भी तैयार किया गया है, जो प्रति मिनट 10 लीटर की दर से ऑक्सीजन संवर्धन कर सकता है। जल्द ही इन उपकरणों के व्यावसायिक उत्पादन के लिए उद्योगों को तकनीकी हस्तांतरण किया जाएगा, ताकि जरूरत के समय कोविड-19 रोगियों को एक और सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध कराया जा सके। क्षुद्र ग्रह बेनू का मलबा लेकर नासा के ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी की तरफ लौटना शुरू कर दिया है। ये रोबोटिक अंतरिक्ष यान 2018 में बेनू क्षुद्र ग्रह पर पहुंचा था, जो कि धरती से 20 करोड़ मील दूर स्थित है। और बेनू की सतह से मलबा इकट्ठा करने से पहले ओसिरिस रेक्स ने 2 साल तक इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाए थे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अंतरिक्ष यान ने 200 से 400 ग्राम मलबा इकट्ठा किया है। हालांकि 60 ग्राम मलबा जमा करने का लक्ष्य रखा गया था। ओसिरिस रेक्स को धरती पर लौटने में अभी 2 साल लगेंगे। इस अंतरिक्ष यान के 24 सितंबर 2023 तक धरती पर लैंड करने की उम्मीद है। ये अभियान धरती की उत्पत्ति के बारे में किए जा रहे अध्ययन का हिस्सा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक क्षुद्र ग्रह के नमूनों से धरती की उत्पत्ति और उस पर जीवन की शुरुआत से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। फिलहाल ओसिरिस रेक्स को धरती पर सुरक्षित लाने पर वैज्ञानिकों की नजर टिकी हुई है, जो कि इस अभियान का अहम हिस्सा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अब उनके पास पृथ्वी के 5 महासागरों के सबसे गहरे बिंदुओं की सबसे सटीक जानकारी उपलब्ध है। ये प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दक्षिणी महासागरों के महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिनका हालिया 5 गहरे अभियान द्वारा मानचित्रण किया गया है। पश्चिमी प्रशांत सागर के 10,924 मीटर गहरे मारियाना ट्रेंच जैसे स्थानों का पहले भी कई बार सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन अब इस 5 गहरी परियोजना ने कई अनिश्चितताओं को दूर कर दिया है। जैसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु को लेकर 2 दावे थे, इंडोनेशिया तट से लगा जावा ट्रेंच का एक खंड और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में एक फ्रैक्चर क्षेत्र। इस अभियान ने साबित किया कि जावा ट्रेंच ही सबसे गहरा बिंदु है। अटलांटिक में सबसे गहरी जगह प्यूर्टो रिको ट्रेंच की ब्राउसन डीप है। इसी तरह दक्षिणी महासागर में भी फैक्टोरियन डीप नाम की नई जगह का पता चला है। ये गहराइयां महासागर की वो खाइयां हैं जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। 10 महीने तक चले इस विशेष अभियान के दौरान अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इन गहराइयों का सटीक विवरण मापा गया है। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हम फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।